हेलो एवरीवन। अब तक हम आधुनिक भारत के बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि अगस्त क्रांति, क्रिप्स मिशन, CR फार्मूला, वेवल योजना और शिमला सम्मेलन। आज हम चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी और कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया? ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कैबिनेट मिशन भेजना पड़ा? तो पिछले वीडियो में देखो, हमने बताया था कि इस समय भारत में राष्ट्रवाद की लहर फैल चुकी थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों, ऑफिसर्स पर मुकदमा चल रहा था। 18 फरवरी 1946 को नौसेना ने विद्रोह कर दिया था। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ा हुआ था और कांग्रेस अखंड भारत की मांग पर। इस समय इंग्लैंड में भी परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड में चुनाव में मजदूर दल विजयी रहा। अब चर्चिल के स्थान पर विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। विंस्टन चर्चिल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि विजयी होने पर वो भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्रता दे देंगे। भारत के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए ही कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई थी। हालांकि भारत के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए इससे पहले भी अनेक योजनाएं तैयार की गई, लेकिन वो सभी योजनाएं असफल रही। तो कैबिनेट मिशन योजना में ऐसा विशेष क्या था जो इंग्लैंड ने भारत के लिए भेजी? अब देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश संसद से घोषणा की कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया जाएगा। 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की। दोनों घोषणाओं के आधार पर कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यों की कैबिनेट मिशन भारत आया। इन 3 सदस्यों में थे पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इस समय भारत सचिव थे। 3 सप्ताह तक कैबिनेट मिशन ने भारतीय दलों के सदस्यों से बातचीत की और भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन इन दलों से वार्ता करने के बाद भी राजनीतिक गतिरोध को दूर नहीं किया जा सका और कोई एक मत कायम नहीं हुआ। इसके पश्चात 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब देखिए, इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान रखे गए थे। सबसे पहला, इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया और अखंड भारत की मांग को स्वीकार किया गया। अब कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार क्यों किया गया, इसके पीछे भी कई उद्देश्य थे। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि विखंडित भारत से
राष्ट्रमंडल की शक्ति क्षीण होगी। दूसरा, पाकिस्तान के गठन से गैर मुस्लिमों की समस्या खड़ी हो जाएगी। उत्तर पश्चिम में 38% और उत्तर पूर्व में 48% गैर मुसलमानों की जनसंख्या थी। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक आत्मनिर्णय से नई समस्याएं पैदा हो सकती थी। पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, तो पंजाब व जालंधर में हिंदू व सिख बहुसंख्यक थे। वे भी विभाजन की मांग कर रहे थे। पंजाब व बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ सकती थी। विभाजन से प्रशासनिक व आर्थिक समस्याएं खड़ी होने की संभावनाएं थी, जैसे कि संचार समस्या। इसके अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं का विभाजन खतरनाक हो सकता था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। दूसरा, ब्रिटिश भारत व देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान रखा गया। संघ एवं प्रांतों में विषयों का बंटवारा, विदेश नीति। संघ व प्रांतों में विषयों का बंटवारा किया गया। विदेश नीति, सुरक्षा व यातायात के विषय संघ के अधीन रखे गए और अन्य विषय प्रांतों के पास रखे गए। संघ में एक कार्यपालिका एवं विधानमंडल होगा, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। अब देखिए, इस समय जो ब्रिटिश भारत था उसको 3 समूहों में बांटा गया। समूह कै में संयुक्त प्रांत, मद्रास, मुंबई, बिहार, मध्य भारत और उड़ीसा। समूह ख में पंजाब, सीमा प्रांत और सिंध। समूह ग में बंगाल तथा असम शामिल किए गए। अब देखिए, इन तीनों समूह में शामिल प्रांतों को 5 साल बाद एक दूसरे समूह में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई और यहीं पर जिन्ना को एक पाकिस्तान की संभावना नज़र आ रही थी और इसी आधार पर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया था। अब इसमें ये प्रावधान भी रखा गया था कि प्रत्येक समूह के प्रत्येक प्रांत को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। उसके बाद प्रत्येक समूह अपना संविधान बनाएगा और फिर सब मिलकर एक अखिल भारतीय संविधान तैयार करेंगे। भारतीयों को स्वयं अपना संविधान निर्माण का कार्य दिया गया, जिसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें सबसे पहले प्रत्येक प्रांत को अपना संविधान बनाना था, उसके बाद समूह को अपना संविधान बनाना था और अंत में संघीय भारत का एक संविधान बनना था। इसी तरह कार्यपालिका और विधानमंडलों का गठन होना था। किसी भी समूह के सदस्य प्रांत को 5 साल बाद दूसरे समूह में जाने का अधिकार भी मिल गया था। अब देखिए, संघीय संविधान निर्माण कैसे होगा, कौन से सदस्य संविधान का निर्माण करेंगे या संविधान सभा का निर्माण किस तरह से होगा। इसके लिए देखिए, इस समय
संपूर्ण भारत, हम ये देख सकते हैं कि इस समय पूरा भारत 3 भागों में या 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। पहला क्षेत्र था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा क्षेत्र था देसी राज्य और तीसरा क्षेत्र था केंद्र शासित क्षेत्र। इन तीनों के प्रतिनिधियों से ही संविधान का निर्माण होना था। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह प्रतिनिधि किस तरह से चुनकर आएंगे और संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि होंगे। यह प्रावधान रखा गया कि 389 सदस्यों की संविधान सभा होगी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्र से और 93 सदस्य देसी राज्यों से चुने जाने थे। देसी राज्यों के सदस्यों का मनोनयन देशी शासक करेंगे, ऐसा प्रावधान था। और प्रांतीय सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, यह प्रावधान रखा गया। प्रत्येक प्रांत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। यह प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत रखा गया था। अब देखिए देसी राज्यों की स्थिति। हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्यों से संबद्ध सर्वोच्च शक्ति न इंग्लैंड के पास रहेगी और न ही भारत के पास, ऐसा कैबिनेट मिशन में कहा गया। भविष्य में 552 कुछ लेखक 552 रियासत बताते हैं, तो कुछ लेखक लगभग 600 रियासतों का उल्लेख करते हैं। तो इन देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा, इस विषय में ये रियासतें संविधान सभा से बातचीत करेंगी और इस बीच इन रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होगा। जब तक यह सारे प्रावधान भारत में लागू नहीं होते, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का कार्य देखेगी। अंतरिम सरकार में सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। ये थी कैबिनेट मिशन योजना। अब इस योजना के प्रति लीग की और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया हुई, देखिए। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जिन्ना को इसमें भविष्य का पाकिस्तान नज़र आ रहा था। उसे लगा कि वो सम्मुख है और गै को मिलाकर पाकिस्तान बना लेगा, अर्थात अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था से पाकिस्तान का निर्माण अंतर्भूत होता दिख रहा था। लेकिन इसी ही समूहीकरण के विषय पर कैबिनेट मिशन, कांग्रेस लीग और कांग्रेस में चर्चा हुई, क्योंकि कांग्रेस ने समूहीकरण की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कांग्रेस का कहना था कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं होना चाहिए, वो ऐच्छिक होना चाहिए। यही विवाद का विषय बन गया, क्योंकि जिन्ना चाहते थे
कि समूहीकरण अनिवार्य हो, तभी वो पाकिस्तान बना सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। तो देखिए, जब जिन्ना को पाकिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा था, तो उसने इस योजना को इस योजना को 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब कैबिनेट मिशन के सदस्यों कांग्रेस में चर्चा हुई और कैबिनेट ने यह क्लियर किया कि समूहकरण अनिवार्य नहीं है, तो जिन्ना ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने प्रारंभ में इस योजना को अस्वीकार किया, क्योंकि इसमें समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत थी, ऐसा कांग्रेस मानती थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर भी कांग्रेस के सदस्यों में सहमति नहीं थी, तो कांग्रेस के सदस्यों ने इस योजना को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन बाद में कुछ विषय क्लियर होने के बाद कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार किए जाने के अनेक कारण थे, जैसे कि एकीकृत संघ व्यवस्था का प्रावधान था, एक संविधान था एवं संविधान निर्माण सभा थी, मुस्लिम लीग का वीटो पावर समाप्त कर दिया गया था, समूहीकरण स्थान परिवर्तन अनिवार्य नहीं था, यह व्यवस्था वैकल्पिक थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से 24 जून 1946 को कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। अब देखिए इस कैबिनेट मिशन योजना के गुण और दोष। पहले हम इसके गुणों पर चर्चा कर लें। कैबिनेट मिशन योजना में जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी अखिल भारतीय संघ, दूसरी थी संविधान सभा जिसका निर्माण प्रजातांत्रिक आधार पर होना था, तीसरा था अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए कुछ विशेष संरक्षणों की व्यवस्था की गई थी, नेक्स्ट था दोनों ही दलों की बातों को न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया गया था। ये तो कुछ विशेषताएं थी जो कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से भारतीयों को दी गई थी, लेकिन इसमें बहुत सारे दोष भी थे, जैसे कि समूहीकरण व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी, सिख व अनुसूचित जाति के संरक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जबकि मुसलमानों के संरक्षण के लिए एक समुचित व्यवस्था का प्रावधान था। संविधान निर्माण का क्रम बहुत ही दोषपूर्ण था, जैसे कि समूह के प्रत्येक प्रांत पहले अपना संविधान बनाएंगे, फिर समूह का संविधान बनेगा और उसके बाद अखिल भारत का संघ बनेगा। संविधान सभा प्रभुसत्तापूर्ण नहीं थी। संविधान ब्रिटिश सरकार से स्वीकृत होने के बाद ही लागू होगा, यह प्रावधान रखा गया। संविधान भारी भरकम एवं जटिल होता। यदि इन व्यवस्थाओं के तहत कोई संविधान बनता तो वो बहुत ही जटिल होने वाला था। तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना। इन सब विषयों पर लीग और कांग्रेस ने काफ़ी चर्चा की, लेकिन दोनों में कैबिनेट मिशन योजना पर एक मत नहीं हो पाया। जब कैबिनेट मिशन के सदस्यों को लगा
कि दोनों में ही कैबिनेट मिशन को लेकर विवाद है, तो 16 जून 1946 को वायसराय ने एक वक्तव्य दिया और उसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5 तथा दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों के 3, जैसे कि एक सिख, एक पारसी और एक भारतीय ईसाई, इन प्रतिनिधियों को अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। विभागों के वितरण का प्रबंध वायसराय को कांग्रेस और लीग के नेताओं की मंत्रणा से करना था। वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दोनों प्रमुख दलों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा अंतरिम सरकार के निर्दिष्ट आधार पर सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करने पर वायसराय का इरादा है कि वह अंतरिम संयुक्त दलीय सरकार के निर्माण में अग्रसर हो। वक्तव्य था कि जो लोग 16 मई का यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं वह सरकार उनका यथासंभव अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करेगी। मुस्लिम लीग ने 16 जून के वक्तव्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने मांग की कि उसे अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रवादी मुसलमान को सम्मिलित करने का अधिकार मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग ने इस मांग का डटकर विरोध किया। फलतः कैबिनेट मिशन ने उसे अस्वीकृत कर दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में शामिल होना नामंजूर किया। लीग ने मांग की कि कांग्रेस के बिना ही सरकार का निर्माण होना चाहिए, लेकिन वायसराय ने इस प्रश्न को कुछ समय के लिए टाल देना उचित समझा, क्योंकि 16 मई के वक्तव्य को दोनों ही प्रमुख दलों ने स्वीकार किया था। अतः वायसराय दोनों ही दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार के निर्माण के लिए वचनबद्ध था। अस्थायी रूप में वायसराय ने राज्य कर्मचारियों की एक रक्षक सरकार की स्थापना की। इस पर मिस्टर जिन्ना अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर विश्वासघात का दोषारोपण किया। 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति वापस ले ली और भारत तथा पाकिस्तान के लिए क्रमशः 2 पृथक संविधान सभाओं की अपनी पुरानी मांग फिर से दोहराई। उसने मुसलमानों से अनुरोध किया कि वे अपनी पदवियां त्याग दें तथा अपनी कार्य समिति को अधिकार दिया कि वह पाकिस्तान प्राप्त करने तथा अंग्रेजों की वर्तमान दासता और स्वर्ण हिंदुओं के भावी प्रभुत्व से छुटकारा पाने के लिए तत्काल प्रत्यक्ष कार्यवाही का एक कार्यक्रम तैयार करें। तो देखिए, ये थी कैबिनेट मिशन योजना और इस कैबिनेट मिशन योजना पर दोनों दलों की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई ये भी हम बता चुके हैं। अब आगे के वीडियो में हम प्रत्यक्ष अंतरिम सरकार व प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में चर्चा करेंगे कि जिन्ना ने क्यों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया और इसके परिणाम क्या रहे। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।